नेशनल इनकम के ना, नेशनल इनकम निकालने के, राष्ट्रीय आय निकालने के टोटल 3 मेथड होते हैं, बताएं। एक को बोलते हैं आय विधि, इनकम मेथड, एक होता है वे विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है प्रोडक्ट विधि, मतलब वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि। तो आज सेकंड मेथड पढ़ेंगे। और एक बात समझ लो, किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड है क्या, ज़रा समझने की कोशिश करना। एक छोटे से एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम्हारी इनकम है, सपोज करो 10,000 रुपये। कितनी इनकम है? 10,000 रुपये। तुमने उस इनकम को दो तरह से खर्च करा। एक करा कंजम्पशन, मतलब एक करा उपभोग, क्या करा, और दूसरा क्या करा, एक तरह से निवेश कर दिया। निवेश मतलब समझने की कोशिश करना। तुमने 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये खा गए, है ना, खाने पे खर्च, किराया दे दिया, कपड़ों पर खर्च, मोबाइल फ़ोन पर, ये हो गया तुम्हारा उपभोग वे। 2,000 रुपये बच गए, उसको बैंक में डाल दिए, नहीं डाल दिए, तो वो हो गया निवेश। है तो ये भी वे ना, पैसा तो तुम्हारे पास से गया ना। तो हमारे, अगर कोई इंसान अपनी इनकम नहीं बताना चाहता तो उसका उपभोग और निवेश पता कर लो, वो भी इनकम के बराबर ही होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम मेथड के अलावा एक वे विधि भी है जिससे हम नेशनल इनकम पता कर सकते हैं। इसका एक नाम और है उपभोग और निवेश वे विधि। उपभोग, निवेश, वे विधि। निवेश को बोलते हैं इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट, उपभोग, निवेश, वे विधि भी कहते हैं, बट इसको एक विधि और कहते हैं विन्यास विधि। 3 नाम है इसके। डिस्पोजल मेथड। डिस्पोजल का मतलब होता है कोई चीज़ अभी तब से हटा देना, फेंक देना, साइड कर देना, खर्च कर देना एक तरह से, ठीक है। तो डिस्पोजल मेथड भी इसको कहा जाता है, याद रहेगा। वे विधि का मतलब समझ आ गया। वे विधि को एक तरह से हम उपभोग निवेश विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उपभोग और निवेश वे को शामिल कर लेते हैं, जिससे हमारी इनकम पता लग जाती है। क्लियर है, समझ आ गया। एक बात और समझना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है, एनडीपीएफ से निकलता है ना। क्या निकलता है? एनडीपीएफ से निकला करता था इनकम मेथड से। बट एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा, जीडीपी निकलेगा। ये क्या था, डोमेस्टिक इनकम था, घरेलू आय था, नहीं था ये? क्या ये घरेलू आय है? ये तो सकल घरेलू आय है, वो भी बाज़ार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर। इसको कन्वर्ट करना फिर हमें आता है ना, कन्वर्ट करना सीखा है ना हमने। तो कन्वर्ट पहले की तरह करेंगे। तो शुरू करें फिर इसके फॉर्मूले, शुरू करें, इसे सीखें आज। चलो, देखो एक चीज़ समझना। देखो पहले फॉर्मूले ध्यान दो। क्या बताया मैंने अभी, क्या निकलेगा, GDP कैसे निकलेगा? 5 आइटम पर फोकस करना है अभी, 5 आइटम पर। नंबर 1 C + I, अभी 2 नाम तो बताए थे। C मतलब उपभोग, I मतलब इन्वेस्टमेंट। मगर सरकार भी कुछ खर्च करती है, जिसे बोलते हैं G, और विदेशी लोग भी कुछ इंडिया में खर्च करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है। तो X - M, GDP निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, C + I + G + X - M, ठीक है। मगर सबसे ज़्यादा परेशान कौन करेगा इसमें, I सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है। अभी इसकी परेशानी समझेंगे। पहले एक काम करते हैं, इनकी ना समझ आ गया था ना। C का मतलब उपभोग वे, I का मतलब निवेश वे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। C से कंजम्पशन बनना है इसलिए C है, इन्वेस्टमेंट I से बनता है इसलिए I हो गया। G का मतलब हो गया गवर्नमेंट, सरकारी खर्च। सरकार जो पुलिस पर, सेना पर जो खर्च करती है, देखो ना, सेना का सारा खर्चा सरकार के ज़िम्मे होता है। सरकार भी उपभोग वे करती है, तो वो G के अंदर आएगा। X का मतलब होता है एक्सपोर्ट, निर्यात। M का मतलब होता है आयात। मतलब 4 आइटम को जोड़ना है, एक को क्या बता रहा हूँ मैं, 4 को ऐड करना है, एक को माइनस करना है। मगर परेशान कौन करेगा,
आई, ज़रा ध्यान समझना, आई का मतलब है निवेश, निवेश का मतलब होता है इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट। और जब मैं स्टार्टिंग पढ़ा रहा था इसकी तो मैंने तो बताया था निवेश दो टाइप का होता है, एक होता है सकल निवेश जिसे बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट, आई बात समझ, और दूसरा का नाम होता है शुद्ध निवेश जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नेट इन्वेस्टमेंट। देखो शुद्ध इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, सकल उसे बोलते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। अब तुम्हें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढना है, निवेश ढूंढना है। जब एक्सपेंडिचर मेथड वे विधि का क्वेश्चन करो तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें आई ढूंढना है, और आई ढूंढ के ये पता लगाना है कि सकल है या शुद्ध है। समझे? कौन परेशान करेगा, मैंने क्या बताया, आई, और कोई परेशान नहीं करेगा, किसके अंदर हिम्मत नहीं है इसमें परेशान करने के लिए। परेशान कौन करेगा, केवल आई। सकल निवेश है या शुद्ध निवेश है, अगर सकल निवेश है तो कोई बात नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाएगा। मगर अगर शुद्ध निवेश है तो मैं सकल निवेश को आई छोटा सा जी बोल रहा हूँ और शुद्ध को आई एन बोल रहा हूँ। अगर ये कौन सा वाला है, जी वाला, ठीक है। अगर सकल निवेश, अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ आ जाएगा, पर थोड़ा सा समझ लो, ये माइंड में सेट हो जाएगी, गलती नहीं होने वाली। फिर सी प्लस आई कौन सा वाला होना चाहिए, सकल वाला, फिर जी जोड़ो, एक्स जोड़ो, एम माइनस करो, दैट्स इट, ख़त्म क्वेश्चन। मगर अगर क्वेश्चन में सकल की जगह ये आई एन दिया हो, शुद्ध निवेश दिया हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये जी की जगह ये भी एन बनेगा। अब आई समझ बात, मैंने क्या बताया, परेशान कौन करता है, परेशान कौन करता है, आई। तो क्वेश्चन में इसमें क्या बनेगा, या तो जीडीपीएमपी बनेगा या एनडीपीएमपी बनेगा, डिपेंड किस पे करता है, आई पे, निवेश पे। तो तुम्हें इसलिए मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, निवेश, और ये देखना है सकल वर्ड लगा है यहाँ पे या शुद्ध लगा है। शुद्ध का हिंदी में एक नाम और होता है निवल, शुद्ध का एक नाम और होता है हिंदी में निवल, मगर इंग्लिश में नहीं होता निवल, हिंदी में एक ही नाम होगा नेट। बस क्लियर है, बात समझ आ गई इतनी। मैंने क्या बताया, वे विधि से, खर्च विधि से या तो जीडीपीएमपी बनेगा या एनडीपीएमपी बनेगा, डिपेंड करता है निवेश पर, आई पर। तो मैंने तुम्हें बताया सी प्लस आई अगर जी है तो जी बनेगा, इतना छोटी सी याद रखनी है बात, और अगर आई एन है तो एन बनेगा। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। क्या आई की टेंशन ख़त्म, अभी भी आई की टेंशन ख़त्म नहीं हुई, अभी और भी परेशान करेगा आई, अभी आई और भी परेशान करेगा। थोड़ी परेशानी और समझ लेते हैं क्या है, फटाफट इसको नोट करो। वापिस आओ ज़रा इधर, वहाँ मत जाओ, किताब पे मत देखना, समझ अभी कुछ नहीं आएगा उसमें से। देखो निवेश जो मैंने अभी बताया, वर्ड निवेश, इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे हो सकता है घरेलू पूंजी निर्माण, घरेलू पूंजी निर्माण इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर ये वर्ड आए तो जब भी समझ जाना कि हमें क्या दिया है, निवेश दिया है। और आगे वर्ड ज़रूर लगा होगा सकल या शुद्ध, सकल घरेलू पूंजी निर्माण तो इसका मतलब जी है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण तो इसका मतलब एन है। समझे इतनी बात, ठीक है ना भाई? तो समझ जाओगे ना इंग्लिश में, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक। मगर कभी कभी वर्ड ऐसे दे देगा, सकल घरेलू स्थाई, वर्ड क्या लगा दे बीच में, स्थाई। तो अगर कभी भी वर्ड आ जाए स्थाई, निवेश में वर्ड तुम्हें ढूंढना है क्या, स्थाई। स्थाई का मतलब इंग्लिश में फिक्स्ड ढूंढना है। अगर तुम्हें कभी भी वर्ड दिख जाए फिक्स्ड, मतलब दिख जाए स्थाई निवेश, समझते जाओ क्या बोल रहा हूँ।
मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या वो दिख जाए घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, घरेलू स्थायी, स्थायी वर्ड आ जाए, मतलब डोमेस्टिक फिक्स्ड, यहाँ पे वर्ड क्या लग जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब अब ये पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट का केवल पार्ट है। क्योंकि तुम बताया था इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, याद करो, स्थायी निवेश और माल सूची निवेश, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई मशीन ख़रीद लो, बिल्डिंग ख़रीद लो, फर्नीचर, ट्रैक्टर, ट्रक, ओला कार, ठीक है, ये सब हैं स्थायी निवेश। क्योंकि देखो ना ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग स्थायी निवेश है क्योंकि वो फिक्स रहेगी, फिक्स्ड। मगर दूसरा होता है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश का मतलब तुम्हारी मान लो फॉर एग्जांपल परचून की दुकान है, तुमने 100 बोरी चावल ख़रीद लिया, ख़रीद के रख दिया एक साथ इकट्ठा, क्या हुआ, वो गुड्स है ना, गुड्स बोलते हैं इंग्लिश में माल को, हिंदी में माल, इंग्लिश में गुड्स। तो गुड्स जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, देखते हो ना जो बिजनेसमैन होते हैं वो रॉ मटेरियल एक साथ खरीद लेते हैं बहुत सारा। शुगर मिल, चीनी का जो मिल होता है वो क्या करते हैं, इकट्ठा गन्ना खरीदते हैं बहुत सारा, स्टोर कर देते हैं, फिर उससे चीनी बना रहे होते हैं, 6 महीने 7 महीने तक चलता रहता है। तो देखो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है, पैसा तो फंसाया ना, तो उसको बोलेंगे इसलिए क्या, माल सूची निवेश या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश में इन्वेंट्री। तो मैंने क्या बताया, अगर निवेश वर्ड लगा है फिर तो सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर तो ये इन्वेस्टमेंट दिया है। मगर मैं कह रहा हूँ अगर इन्वेस्टमेंट के साथ वर्ड लग जाए स्थाई, फिक्स्ड, तो अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, इन्वेस्टमेंट का आधा हिस्सा दिया है। अब दूसरा हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर तुम्हें ऐड करना है क्या, माल सूची निवेश, क्या ऐड करना है, इन्वेंट्री, क्या, इन्वेस्टमेंट। इसके कई नाम हैं, इंग्लिश में, हिंदी में नाम होगा माल सूची निवेश। समझने की कोशिश करो तो ध्यान देना। इसके और भी तरीका ऐसे निकालने का, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो फिक्स्ड में तुम इसको हम कभी कभी चेंज इन स्टॉक भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टॉक। स्टॉक का मतलब मैंने क्या बताया अभी, माल, गुड्स, दूसरे नाम है इसका चेंज इन स्टॉक। या एक रास्ता और है, फिक्स्ड में मतलब स्थाई में तुम्हें क्या ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक, और क्या ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या लेस करना है, ओपनिंग स्टॉक। समझते हो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक समझते हो। क्लोजिंग स्टॉक उसको बोलते हैं जो 31 मार्च को, साल कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को, शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को। बिज़नेस का जो ईयर होता है ना वो इकोनॉमिक्स में यही चलता है, 1 अप्रैल को शुरू होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा। देखो ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ है ईयर, 1 अप्रैल 2020। तुम्हारे पास जितना माल पड़ा है ना 1 अप्रैल 2020 को, वो ओपनिंग स्टॉक है। और कब ख़त्म होगा ये, 31 मार्च 2020 को, 21 को। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसको बोलेंगे जब ये ख़त्म होगा, जब तुम्हारे पास कितना माल होगा उससे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझ आ गई बात, ठीक है। तो क्या ऐड करना है तुम्हें, क्लोजिंग स्टॉक, क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक का नाम हिंदी में होता है अंतिम स्टॉक, इतना तो पता ही है। और हिंदी में इसका नाम होगा ओपनिंग का आरंभिक स्टॉक। समझ आ गया। मैंने क्या बताया था, परेशान कौन करता है, केवल 2 बातें ध्यान रखनी है आई पे बस। पहली बात कि ग्रोथ दिया है, आई जी वाला दिया है या आई एन वाला दिया है, इतनी बात, टेंशन ख़त्म। तो हम इसके हिसाब से अपना फॉर्मूला बदलेंगे। दूसरी बात ये ध्यान देनी है, जो आई दिया है वो उसमें कहीं स्थिर वर्ड तो, स्थायी वर्ड तो नहीं लगा, फिक्स वर्ड तो नहीं लगा। अगर फिक्स लगा है तो उसके अंदर हमें क्या ऐड कर देना है, या तो चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन में तो चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट ऐड कर दो, नहीं तो क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, इतना कर देंगे तो हमारा निवेश निकल के आ जाएगा। बोलो समझ आया, निवेश निकालने का तरीका सीखे। अगर निवेश इतना समझ आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो, थोड़ा और बता देता हूँ। जो ये स्थायी निवेश होता है ना, ये 3 टाइप का होता है।
स्थायी निवेश 3 लोग करते हैं। तुम लोग करोगे, तुम लोग अपने घर बनाओगे, प्लॉट खरीदोगे रहने के लिए या किराए पर देने के लिए, करोगे नहीं करोगे, तो वो भी स्थायी निवेश। तुम लोगों को क्या बोलेंगे, परिवार, हाउस होल्ड। तो जो परिवार रहने के लिए मकानों पर खर्च करते हैं वो स्थायी निवेश। दूसरा, सरकार किस पे खर्च करेगी, रोड पे, पुल बनाने में, बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग बनाने में, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनाने में, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने में, ये भी स्थायी निवेश। मतलब एक तो है पारिवारिक स्थायी निवेश, रहने के लिए घर बनाना। दूसरा है सरकारी स्थायी निवेश, जैसे पुल, बांध, सरकारी बिल्डिंग बनाना। तीसरा, फर्म भी करती है। फर्म क्या करती है, फर्म करती है कंपनियां लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, नई नई मशीनें लगाना, लगाएगी नहीं लगाएगी, वो भी स्थायी निवेश। तो तीनों करते हैं स्थायी निवेश। अब ज़रा इसकी बात करें, माल सूची निवेश, इसके भी 3 टाइप हैं। कैसे, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा समझ, ये समझ नहीं आया, ये स्थायी निवेश। स्थायी निवेश का मतलब ये इतना याद रखो ना कि ऐसी, इसे बोलते हैं हिंदी में अचल संपत्तियों में निवेश, फिक्स असेट्स में निवेश। मतलब यार तुम ज़मीन पे बैठे हो, कमरे में बैठे हो, ये कमरा जो रूम है ये फिक्स है, ये बदल जाएगा रोज़ डेली। मगर तुम्हारे पास अगर चीनी की बोरी है, तुम उसे बेचते हो तो बदलेगी नहीं बदलेगी डेली, बिक गया तो कम हो गया, ख़रीदा बढ़ गया। तो देखो ना, जो बदल जाता है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाम से क्या लग रहा है, बस इतनी सी छोटी सी बात, ज़्यादा मैं आगे बता नहीं रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी छोटी सी बात याद रखो। अब समझ आ गया, ज़रा से नोट करो। अच्छा एक बात समझ लो, एक चीज़ और समझ लो, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, जरा एक एक करके मैं थोड़ा सा सबको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे बस। अब सी का मतलब है निजी, समझते जाना, निजी अंतिम उपभोग व्यय। थोड़ा सा पिछली क्लास में बताया था ना इसके बारे में मैंने, इंग्लिश में नाम होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो तुम लोग खर्च करते हो, इंडिविजुअल और परिवार, जो तुम लोग खर्च करते हो वो सब क्या है, सी के अंदर आएगा। कितना खर्च करते हो, कपड़ों पर खर्च, खाने पर खर्च, किराया देना घर का, है ना, और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन पर खर्च, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, जो भी हमारे खर्चे हैं ना वो सब सी का पार्ट है, समझे। दूसरा है आई, आई का मतलब बता दिया मैंने, निवेश व्यय, क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई पे। तीसरा है जी, जी का मतलब है बस निजी की जगह सरकारी लगा दो, क्या, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकार जो मैंने बताया अभी खर्च करती है ना, पुलिस पर, सेना पर, लॉ एंड ऑर्डर, अदालतों पर खर्च करती है इतना सारा, वहाँ इतना ज़्यादा पेपर वर्क होता है, इतनी सारी शीट आती है, कॉपी पेन किताब इतनी सारी आती हैं, वो किसका खर्च है, सरकार का खर्च है, तो वो भी निजी अंतिम उपभोग है। पुलिस के लिए खाना, वर्दी, सेना के लिए खाना खर्चा, उनके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, खर्च करती है, तो वो हो गया सरकारी अंतिम उपभोग है। इंग्लिश में नाम होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सेम, बस नाम आगे का बदलना है। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, मतलब निर्यात, और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट, मतलब आयात। निर्यात आयात तो जानते ही हो, निर्यात का मतलब होता है इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं, विदेशी लोगों द्वारा वह वाली वस्तु खरीदना जो हमारे इंडिया में बनी है। विदेशियों द्वारा घरेलू जो हमारे देश की सीमाओं में वस्तु बनी है उसको खरीदना क्या कहलाता है, निर्यात। और उल्टा हमारे इंडियंस द्वारा उन वस्तुओं को खरीदना जो इंडिया के बाहर बनी है, वो है आयात। समझे, क्लियर है बात। मैं एग्जांपल दे रहा था पिछली क्लास में, हार्ले डेविडसन का एग्जांपल दे रहा था। चलो ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया। एक बात और समझ लो, एक छोटी सी बात और,
कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा शुद्ध निर्यात, क्या दिया होगा? शुद्ध निर्यात मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब पता क्या है, एक्स माइनस एम मिला कर दिया है, मतलब तुम्हें माइनस नहीं करना, खुद उन्होंने माइनस कर दिया है क्वेश्चन में। मतलब जब निर्यात दिया हो, एक्सपोर्ट दिया हो, इंपोर्ट अलग अलग दिया हो, तो एक्सपोर्ट जोड़ना है, इंपोर्ट माइनस करना है। मगर अगर क्वेश्चन में देते हैं नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट शुद्ध निर्यात, तो तुम्हें क्या करना है, सी लेना है, आई लेना है, जी लेना है और नेट एक्सपोर्ट एक साथ ले लेना है उठा के। ठीक है, जब खुद माइनस कर दिया अब माइनस नहीं करना, प्लस कर दिया हो तो ऐड कर देना, माइनस कर दिया हो तो लेस कर देना। नहीं आया समझ? नेट एक्सपोर्ट मान लो माइनस का 100 दिया है, अब क्या करोगे, सी है, मान लो सी है 500 जोड़ो, आई है 200 जोड़ो, जी है 100, सी है, जी है 300 जोड़ो और नेट एक्सपोर्ट है 100, माइनस कर दो, बात खत्म। टिप माइनस का है, एक साथ ले लेना अब उसको, और अगर प्लस का होगा तो प्लस कर लेंगे। समझे अब? चलो फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी सब। चलो लिखो, क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय। देखो राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, कैलकुलेट नेशनल इनकम। लिखते जाओ नीचे नंबर 1 2 3, 1 2 3 करके लिखते जाना और सबके आगे करोड़ लगाते जाना। देखो निजी अंतिम उपभोग वे, क्या नाम है इंग्लिश में, लिखो निजी अंतिम उपभोग वे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 ये 4000 हो गया। अब लिखो सरकारी अंतिम उपभोग वे, सरकारी अंतिम उपभोग वे 2500 करोड़ लगाते जाओ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे लिखो स्थायी निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थायी निवेश 1200, स्थायी निवेश मतलब स्थायी निवेश लिख दिया, स्थायी निवेश 1200 करोड़ लगाते जाना। आगे लिखो निर्यात, निर्यात 2000, निर्यात को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट 2000। आयात, आयात 1000। अब लिखो स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना, चेंज इन स्टॉक है 800। स्टॉक में परिवर्तन है भाई, चेंज इन स्टॉक है 800। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन 500। लिख लिया। एक्सपोर्ट यहीं तक हो अभी तक, ये लिखो स्टॉक में परिवर्तन। चेंज इन स्टॉक कितना, ये लिखो ना, अमाउंट भी लिखो। लिख लिया, स्टॉक में परिवर्तन लिख लिया। उसके बाद क्या लिखवाया था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना 500। डेप्रिसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में DEP लिख सकते हो, बस बहुत है। मूल्यह्रास 500। उसके बाद लिखो शुद्ध
अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT कितना कितना 1000। अब लिखो एक और लास्ट में नफिया, NFIA, नफिया 200। विदेशों से शुद्ध कारागार बोलते हैं इसको। अब मैं ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान देना बस, ठीक है। सुनो फॉर्मूला। अच्छा कैसे पहचानोगे? अच्छा क्वेश्चन ध्यान देना ज़रा, अनुज ध्यान दे, तुम लोग ध्यान दो। कैसे पहचानोगे एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है या इनकम मेथड का? क्योंकि देखो नाम से देखने से ही पता लग रहा है, निजी अंतिम उपभोग हुए, सरकारी अंतिम उपभोग हुए, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं, वे विधि में आते नहीं आते। ये प्राइवेट फाइनल, उसके अंदर क्या आते थे? COE, OS, MI। COE का नाम याद है ना, सैलरी, वेजेस, पेंशन, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ थी। तो क्वेश्चन खुद ही बता देगा मैं कौन से मेथड से मुझे सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, C+IG(x - M), मगर G पर डिपेंड करता है GD पे बनेगा या ND पे बनेगा। अब अपने क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें I देखना है, बताओ G वाला है या N वाला है। I पे जाओ, N वाला ये रहा स्थायी निवेश, है ना। कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, ना ग्रोस लिखा ना नेट लिखा, तो ग्रोस मानेंगे। क्या मानेंगे? ग्रोस। तो ये G वाला हो गया, पहली बात क्लियर हो गई। मगर मैंने क्या बताया था, जब वर्ड लग जाए स्थायी तो ये निवेश आधा दिया है, पूरा नहीं दिया है, तो क्या ऐड करना था उसमें? स्टॉक परिवर्तन, वो भी क्वेश्चन में दिया है। तो पहले I निकालो, उसे भी ऐड करके ज़रा देखो। मैं इसे मिटा देता हूँ पूरे को, फिर सोल्व करता हूँ। करा दूँ? फिर बोलता है आधे घंटे पढ़ाई हो या इतने मिनट घंटे पढ़ाई हो। देखो I निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें, ये G वाला I है, स्थाई में ऐड करना है क्या? स्टॉक में परिवर्तन, मतलब फिक्स्ड प्लस डेल्टा स्टॉक। ये ख़राब हो जाएगी, कर लें तो पढ़ा दो। और तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कुछ। अगला क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा बुक से। बताना फिक्स कितना है? 1200। और स्टॉक में परिवर्तन कितना है? कितना हो गया? 2000। आ गया, छोड़ो आगे बढ़ो। क्या निकलेगा? GDP MP। कैसे? C+I+G+X-M। C कितना? C प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000। I कितना? सबसे पहला C नहीं था? C 4000। I G बताओ, G X बताओ, एक्सपोर्ट निर्यात, आपका 2000। और M बताओ। सोल्व करते हैं इसे ज़रा। 4 2 6, 6 में 8 10, तो 10.5 में से 1 गया। मैं सबको जोड़ता चला। समझ आ गया था ना? क्या बना? क्या ये नेशनल इनकम है? ये राष्ट्रीय आय है? कन्वर्ट करना याद है? याद है वो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, एक वीडियो देखना, तो मैं सीखनी पड़ेगी वो। देखो मैं याद कराता हूँ थोड़ा सा। क्या बताया था मैंने? हमें निकालना है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का नाम होता है NNP/FC, और हमने क्या बना दिया? कितने चेंज करने हैं? 1 2 3। N बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, ये वाला N बनाने के लिए भूल गए क्या? नफिया प्लस, भूल गए? खत्म?
याद नहीं है किसी को भी? याद है, पता है तो। ठीक है। अच्छा, और ये FC बनाने के लिए NIT माइनस। मैंने तो उस दिन ही क्या कहा था, आज सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीख लो और 2 दिन बाद भूल जाओगे। वही हो रहा है। आपने पहले ही बताया ना। अच्छा चलो चलो, अब समझ आ गया कैसे फॉर्मूला चेंज करा मैंने। अच्छा, GDP MP 95, डेप्रिशिएशन बताओ, मूल्यह्रास 500, नफिया बताओ और NIT बताओ। NIT माइनस करना है। अब ज़रा देखो, इसमें से माइनस करो 9000, ये प्लस करो 9200, 1000 माइनस करो 8200, ख़त्म सवाल। करोड़ लास्ट। आपने इजी कराया ना। हमें भी नहीं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस किस पे ध्यान देना है, सारे ऐसे होंगे। आई पे ध्यान देना है। खाली क्या है? आई की 2 बातें सीख गए तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आसान लग रहा है ना? हाँ, इन्हें आसान लग रहा है, क्या बात करके आसान लग रहा तो इधर मुश्किल लगेगा ही। है। और क्या लेगा? कोई बना बनाया आलू वाले दे दो। चलो अच्छा करो। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन में एक तुम लोगों से कराता हूँ सबसे। क्वेश्चन लिखो और करना शुरू करो। लिखो, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, राष्ट्रीय आय निकालनी है, नेशनल इनकम, डेप्रिसिएशन 2000, शुद्ध स्थायी निवेश, शुद्ध स्थायी निवेश कितना बोलो? 2500, आरंभिक स्टॉक, शुरू करिए, नेट होगा। नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, आरंभिक स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखो 2500, ओपनिंग स्टॉक 2500, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 3500, 3500 करोड़। निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना है? 8000, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना है? 5500, शुद्ध निर्यात, सरकारी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था 5500, 5500। और अगला है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट कितना है? माइनस के 500, माइनस के 500। नफिया, नफिया NFIA, कितना है? नफिया है 1200। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है तुम्हारा 700। आगे लिख लिया? लिख लिया भाई? चलो सॉल्व करने का सबको समय दे रहा हूँ 5 मिनट। दिमाग लगाओ, जल्दीबाजी कुछ नहीं, गलत मत करना, करके दो।
देखो ये आई 3500 आ रहा है। अब इसमें ना मतलब कि आई ना शुद्ध वाला है, एन वाला है, तो एन हो गया ये, यहाँ एन लगेगा। मैंने बताया था जब एन हो तो ये भी एन बन जाएगा। तो और ये एक्स माइनस हम एक साथ दिया है इस क्वेश्चन में, शुद्ध निर्धारक दिया ना, तो बस छोटी सी चीज़ है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दो। देखो ध्यान समझना, 8000, 3500, 5500 और प्लस कितना आ रहा है बोलो, 16500, 16500, ठीक है। और इसमें ना देखो यहाँ पे n है ना, देखो एक चीज़ छोटी सी चीज़ समझ लो, क्योंकि n पहले से ही है तो डेप्रिशन नहीं आएगा इस बार, बस ये दो चीज़ रह जाएंगी। n तो पहले से ही है ना, तो डेप्रिशन नहीं आएगा। अब देखो 1700 होगा ना, तो 16500 नफिया कितना है, 17,000 होगा ना, नफिया कितना 1200 और NIT कितना आ रहा है 17,000 आ रहा है, बस 17,000 करोड़। तो वो आसान है सवाल, ये भी बोल रहे हो आसान है, समझ आ जाए तो आसान ही है।